वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन अनदर वीडियो ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा है मैंने, आवोगाद्रो का नियम। ठीक, तो यह नियम 1811 में आवोगाद्रो ने दिया था। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, आप इसको याद रख लेंगे। उसके बाद अब ये नियम क्या है भैया, नियम ये है कि समान ताप और दाब पर, यानी कि अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर और कप सेम है, जैसे मान लीजिए मैं इस कमरे में मौजूद हूँ, तो इस कमरे में समान टेम्परेचर है, मतलब जो इस कमरे में है टेम्परेचर वो वैसा ही है, और जो इस कमरे में प्रेशर है वो जितना है वो वैसे का वैसा ही है। तो समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कमरे में अगर मैं मौजूद हूँ, इस कमरे का जो भी टेम्परेचर है, इस कमरे का जो भी प्रेशर है, तो अगर मैं गैसों के समान आयतन लूं, सभी गैसों के, मान लो मैंने दो गैसें ले ली, एक हाइड्रोजन ले ली 1 लीटर, और 1 लीटर मैंने कौन सी गैस ले ली, ऑक्सीजन ले ली, तो उसमें क्या होगा, आयतन दोनों गैसों के समान है, में अणुओं की संख्या जो है ना सर वो समान होगी। मतलब अगर इस कमरे में मैं मौजूद हूँ, इस कमरे का जो भी टेम्परेचर हो, जो भी प्रेशर है, अगर मैं 1 लीटर हाइड्रोजन गैस लेता हूँ तो उसमें जितने अणु होंगे, ठीक, या जितने उसमें परमाणु होंगे, जो भी आप इसको नाम दें, जो भी कण, आप इसको कण बोल सकते हैं, अणुओं की जगह आप कण लिख लेंगे तो आपको और आसानी होगी समझने में। तो जितने उसमें कण होंगे उतने ही, अगर मैं इसी कमरे के अंदर 1 लीटर हाइड्रोजन गैस लेता हूं तो जितने उसमें हैं, उसी तरह अगर मैं 1 लीटर ऑक्सीजन लेता हूं तो उसमें भी उतने ही कण मौजूद होंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या कैसी होती है सर, बिल्कुल समान होती है, एक जैसी होती है। अगला पॉइंट क्या है कि समान ताप और दाब पर, देखो एग्जाम्पल भी लिखा है, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस में जितने अणु होंगे उतने ही अणु 1 लीटर ऑक्सीजन गैस में होंगे। कोई और भी आप गैस ले सकते हैं। अब इसका सूत्र क्या है, V प्रोपोर्शनल, V समानुपाती है किसके, N के, जहां V क्या है, आयतन है गैस का, और N क्या है, अणुओं की संख्या। ठीक, यह किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या है। अब कण क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। अब ये 1 मोल क्या है, ये अभी आपको नहीं समझना है, जब मैं मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी बस आप इसको केवल ऐसे ही याद रख लें। अब इस आवोगाद्रो को का ना एक नंबर भी है, एक नियम है कि भाई कितने होंगे वो परमाणु या वो अणु या वो आयन कितने होंगे। जैसे हम 1 दर्जन कोई चीज़ लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें वो चीज़ों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। मैंने 1 दर्जन पेन लिए, 12 पेन लिए, 1 दर्जन बुक्स ली, 12 किताबें ली, 1 दर्जन मैंने कुर्सियाँ ली, 12 कुर्सियाँ ली। तो ऐसे ही अगर मैं 1 मोल कोई चीज़ लेता हूँ तो उसमें जो अणुओं की संख्या होती है, या परमाणुओं की, या आयनों की, यानी सिंपल शब्दों में कहूँ कणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 मोल पर। ये अभी जब मोल पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा। तो इसी नंबर को आवोगाद्रो नंबर भी कहा जाता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई आवोगाद्रो संख्या क्या है, तो भैया 6.022 × 10⁻23, यही आवोगाद्रो वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम दिया गया था। क्लियर हो गई बात। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए इस कमरे का जो भी टेम्परेचर है, जो भी इसका प्रेशर है, अगर मैं 1 दर्जन केले लूँ या मैं 1 दर्जन सेब लूँ, दोनों में कितने नग होंगे, 12 नग होंगे ना, 12 ही नग होंगे। तो ऐसे ही ये है कि भाई गैसों के संबंध में ये नियम दिया गया था। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवोगाद्रो का नियम किस संबंध में है, तो गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या से आवोगाद्रो का नियम निकलता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो नाम डाल्टन वैज्ञानिक हो गए। सन 1808 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। ये तो बात आपको याद रखनी है। अब नियम क्या है, नियम यह है कि सभी पदार्थ अपने सूक्ष्म, यानी अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। हम सभी जानते हैं छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही कोई बड़ी चीज़ बनती है। तो सभी पदार्थ किससे बने हुए हैं भैया, परमाणु से बने हुए हैं। वो अत्यंत सूक्ष्म कण हैं, और ये परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब इनको हम तोड़ नहीं सकते। इन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये परमाणु की खासियत होती है। अगला पॉइंट, किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कोई आपने एक तत्व उठा लिया, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन ले लिया। अब हाइड्रोजन के आप जितने भी परमाणु ले लें, कितने भी आपके मर्जी करो उतने परमाणु ले लो, लेकिन उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान सेम होगा, उनके रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होंगे, बिल्कुल समान होंगे। ये डाल्टन भैया ने हमें बताया। फिर क्या हुआ कि भाई भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरह अगर रिएक्ट करेगा
तो फिर दोनों में अंतर किस बात का है? तो यानी भिन्न भिन्न तत्व अगर आप लेते हैं तो उनके परमाणुओं के द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होंगे और उनके रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तभी तो हम याद करते हैं, सभी का परमाणु द्रव्यमान हमें याद करना पड़ता है। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ऑक्सीजन के परमाणु को द्रव्यमान क्या होता है, कार्बन के परमाणु को द्रव्यमान क्या होता है, ये हम धीरे धीरे याद करते हैं, फिर रासायनिक गुण भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूरा नहीं हुआ है, मैं बाईं ओर का मिटा के इसको आगे लिखता हूं, तब तक आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए उसके आगे के जो पॉइंट्स है वो मैंने बाईं ओर लिख दिए हैं। आप ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। भाई सीधी सी बात है, सरल पूर्ण संख्या ही तो आप लिखते हैं। आपने कभी जब रासायनिक अभिक्रिया लिखी होगी या रासायनिक अभिक्रिया की होगी तो वहां जो भी आपने परमाणुओं की संख्या ली होगी वो एक सरल पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि पॉइंटों में ली होगी, आपने पॉइंटों में नहीं ली होगी, वो पूर्ण संख्या होती है, एकदम पूरा नंबर होता है। उसी को बोलते हैं सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हम जल बनाए, मान लीजिए, सॉरी आपको आवाज़ कम आ रही होगी, मैं माइक लगाना भूल गया था। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम पढ़ रहे थे तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने बाईं ओर लिख दिए हैं। अब देखिए फिर से कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। आपने जब भी रासायनिक अभिक्रिया की होगी तो वहाँ परमाणु की जो संख्या लिखी होगी उनके साइड में वो पूर्ण संख्या होगी हमेशा, कोई पॉइंटों में नहीं होता है कि भाई मैंने ऑक्सीजन के 1.2 परमाणु लिए हैं, ऐसा नहीं होता है। तो 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3, मतलब जो भी आप लेंगे एक पूर्ण संख्या लेंगे। बस इतना सा याद रखिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, ये डाल्टन भैया ने कहा। फिर उन्होंने क्या कहा कि अभिक्रियाओं के दौरान परमाणुओं का पुनः व्यवस्थित, ये परमाणु को हो, इसको लिखने में मिस्टेक हो गई, आप थोड़ा ठीक कर लेना, कि अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को पुनः व्यवस्थित किया जाता है। ये वही बात है जो आपने 10th में पढ़ी है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, पुनः व्यवस्थित तो करते हैं हम परमाणुओं को कि भैया दोनों तरफ परमाणु कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जितने अभिकारकों में हैं उतने ही उत्पादों में होने चाहिए। उसी को कहते हैं कि भैया अभिक्रियाओं के दौरान परमाणुओं को पुनः व्यवस्थित किया जाता है। अब अगला पॉइंट यह है नियम द्रव्यमान संरक्षण का तथा स्थिर अनुपात के नियमों को सरलता से समझाता है। हाँ, जब ये इसमें रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कर रहे हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी इसमें लागू हो रहा है, स्थिर अनुपात का नियम भी इसमें आसानी से लागू होता है। याद रखने वाली बातें हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह तत्वों तथा यौगिकों के बीच अंतर करने में भी हमें क्या करता है, मदद करता है। तो ये डाल्टन भैया ने भैया परमाणु सिद्धांत अपना दिया। यहाँ पे आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत खत्म हो जाता है। अब इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं इसके आगे की चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सभी को टाटा बाय बाय।